हमसे कहते हैं कि मर जाओ नहीं आएंगे, गिड़गिड़ाओ के कसम खाओ नहीं आएंगे, और हम उनसे जो कहते हैं तो ये कहते हैं बस यही कहने को आ जाओ नहीं आएंगे। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। हेलो, हाय, नमस्कार, पहला प्रणाम आप सभी देखने वालों को। मैं हूं आरजे काव्य आपके साथ, और ये है ओहो रेडियो का नया नवेला शो जिसका नाम है निरावधि प्रेजेंट्स कलम से। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे उत्तराखंड देहरादून शहर के बहुत ही कामयाब मुकम्मल शायर, उर्दू शायरी के लिए इनको जाना जाता है, जिन भी मंचों पे पढ़ते हैं हमेशा वाहवाही लूटते हैं और तमाम सारे लोग उनसे हमेशा इंस्पायर होते हैं, उनके करीब आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, उनसे कुछ सुनना चाहते हैं। और इसीलिए आज हमने दरख्वास्त करी कि वे आज हमारे ओहो रेडियो के स्टूडियो में आए और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हों। तो जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए ओम प्रकाश खरबंदा जी, जिनको प्रेम से आप और हम सभी लोग अंबर खरबंदा के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। अपना जो ओहो रेडियो है इसका भी सब सुनने वालों का अभिनंदन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। लगभग 50 वर्ष की आपकी जर्नी हो चुकी है इस बोलने लिखने को लेके जी। अगर मैं बिल्कुल वहां लेके जाऊं कि पहली बार आपको कब ये महसूस हुआ कि मैं लिख सकता हूं, बोल सकता हूं? देखिए, ये जर्नी और भी ज़्यादा पुरानी है। वजह ये है कि मेरे घर में ही उर्दू का माहौल था जी। मेरा जो परिवार है, मेरे बुजुर्गों का, वो उस इलाके से आया जिसे हम अनडिवाइडेड इंडिया कह लें, पाकिस्तान तो ना कहें, क्योंकि पाकिस्तान कहने से मैं इसलिए बचता हूँ कि अब जो वहाँ से आएगा, अब पाकिस्तान एक सोवरेन कंट्री है, अब जो वहाँ से आएगा तो अब वो पाकिस्तान से कहा जाएगा। लेकिन उस समय तो हालात और थे, तो अनडिवाइडेड इंडिया से मेरे फादर माइग्रेट करके आए, तो नेचुरली थोड़ा उर्दू का माहौल था। और इत्तेफाक से मैं सिर्फ 10.5 साल का था। अच्छा। तो मैं एक ऐसे स्कूल में पहुंचा जब क्लास 6, जिसको आप लोग क्लास 6 कहें, हम लोग तो छठी कहते थे। तो उसमें क्या हुआ, जब वहाँ मैं पहुंचा तो वहाँ मुझे मालूम हुआ कि वहाँ 3 लैंग्वेज फार्मूला यूपी में उस समय हुआ करता था। हिंदी और इंग्लिश तो आपको पढ़ना ही है, कंपलसरी है। उर्दू या संस्कृत में से आप एक ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा। अब मेरी खुशकिस्मती रही या इत्तेफाक रहा कि मैंने उर्दू को लिया, तो तब से लेके ये बात है 1963 की। आप देखिए करीब करीब 60 साल अब होने ही जा रहे हैं। तो उर्दू के साथ रहना तो फिर शायरी के साथ रहना करीब करीब एक ही बात है, क्योंकि जितनी मैं समझता हूँ, मैं भी 3, 4, 5 भाषाओं में बहुत अच्छे ढंग से लिख पढ़ लेता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि जहाँ तक जज्बात की, इमोशंस की बात आती है, तो उर्दू एक बहुत ही अच्छा मीडियम है अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने का, तो अभिव्यक्त करने का। अगर हम हिंदी में कहें तो मेरी बातचीत में कभी कभी कोई थोड़े मुश्किल उर्दू के लफ्ज़ आ जाते हैं, जैसे मैं कहने वाला था कि जज्बात की अक्कासी करने का, अक्कासी यानी उसको मिरर करने का। अच्छा। कहने का मतलब ये है कि अपने जज्बात को अगर आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ख़ास तौर से जो कोमल भावनाएं होती हैं शायरी, उसमें उर्दू का रोल मुझे अच्छा लगा, तो उसकी तरफ चले गए। और फिर वो दिन है, ना तो उर्दू ने हमें छोड़ा, ना हमने उर्दू को छोड़ा, और बहुत अच्छा सफ़र हमारा चलता रहा अब तक। तो कुछ सुनाना चाहें जो शुरुआती दिनों का आपने लिखा, जो करीब है आपके? शुरुआती दिनों का देखिए, मेरी एक गज़ल, तो मेरी पहली किताब जब मेरी आई थी, ऐसा हूँ मैं जी, उसमें पहले नंबर पर एक गज़ल छपी है, और इत्तेफाक से पहली किताब की पहली गज़ल है। और दूसरा इत्तेफाक ये है कि वो गज़ल बहुत मकबूल हुई, बहुत पॉपुलर हुई। तो वो गज़ल ऐसे है कि मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। वाह। यहाँ से वो शुरुआत हुई, और मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। और मेरे लिए ए दोस्त यही बात बहुत थी, मेरे लिए ए दोस्त यही बात बहुत थी, जैसा तुझे सोचा था तू ऐसा निकल आता। मैं जोड़ तो देता तेरी तस्वीर के टुकड़े,
संबंध जब टूटते हैं, आप जानते हैं ना, संबंध टूटने में टूटते भी हैं और नहीं भी टूटते, क्योंकि अगर संबंध टूट भी जाए, ताल्लुक टूट भी जाए किसी से, लेकिन आप बिल्कुल उससे बरी नहीं हो सकते। ये नहीं कि आप उसकी यादों को ही इरेज कर देंगे, वो तो कहीं ना कहीं रहते हैं। तो वो शेर यूं है कि मैं जोड़ तो देता तेरी तस्वीर के टुकड़े, मुश्किल था कि वो पहला सा चेहरा निकल आता, मुश्किल था कि वो पहला सा चेहरा निकल आता। इसमें एक मतला और है, मतला जो पहले शेर के बाद जो होता है वो मतला और है कि घर से जो मेरे सोना या पैसा निकल आता, किस किस से मेरा खून का रिश्ता निकल आता। ओहो, किस किस से मेरा खून का रिश्ता निकल आता। और इसमें एक शेर आता है ख़ास तौर से, मैंने अपनी किताब का नाम भी उसी शेर से लिया है। मेरी किताब का उन्वान जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है ऐसा हूँ मैं। तो मैंने उस शेर से लिया है कि ऐसा हूँ मैं इस वास्ते चुभता हूँ नज़र में, ऐसा हूँ मैं इस वास्ते चुभता हूँ नज़र में, सोचो तो अगर मैं कहीं वैसा निकल आता। क्या बात है ये। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इसका जो पहला ही शेर है, क्या नाम के, मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। तो ये जो टुकड़ा है कि तुम बात तो करते, ये इतना बाद में इतना लोगों को लगा कि इतना पावरफुल मिसरा है कि इस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं डिफरेंट मीडिया में। इसी मतलब उसका इसी टाइटल को लेके प्रोग्राम का नाम है तुम बात तो करते, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं, बहुत सारी मसाइल का हल इसमें निकलता है, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो, इवन मुल्क हो, है ना। बात तो करते, जो चीज़ हम मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इसी टुकड़े पर कई प्रोग्राम्स भी अभी चल रहे हैं। जो राइटर्स होते हैं या शेरो शायरी करते हैं, गज़लें लिख रहे हैं, मकसद क्या होता है? क्या आदमी खुद के लिए लिखता है, समाज में कुछ देख रहा है, चाहे वो प्रेम ही क्यों न लिख रहा हो या देख रहा हो, चाहे वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट को लेके कुछ बात हो? बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है, मतलब एक राइटर के तौर पे आप क्या समझते हैं, मतलब वो क्या हासिल करना चाहता है? देखिए, हमसे एक सवाल अक्सर किया जाता है, लोग कहते हैं जब हम कुछ कड़वी बातें कह देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैंने कहा कि तुम यहाँ बैठो तुम्हारे वास्ते लाता हूँ फल, ऐसा कह के माँ से तीरथ में बिछड़ जाते हैं लोग। तो कुछ देर को तो लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि वो आए थे अपनी दिलबस्तगी के लिए, दिलबस्तगी यानी मनोरंजन के लिए, और हम उन्हें उदास करके भेजते हैं। तो वो कई बार वो ओवर रिएक्ट करते हैं, हमारे पास आके कहते हैं कि साहब आपने प्रश्न तो खड़े कर दिए, सवाल तो आपने बहुत दे दिए, इसका हल क्या है, हल तो बताया नहीं आपने। तो हमें वो ये बताना की कोशिश करते हैं कि आपने एक अधूरा काम किया। और हम उन्हें ये कहते हैं कि किसी भी मुश्किल को, किसी भी मसले को अगर हल करना है तो पहले उसकी पहचान करना ज़रूरी है। हम पहचान करना सिखा रहे हैं। आप आते हैं, आप अपना काम धंधा करते हैं, दिन भर थक जाते हैं, आप शाम को टीवी देखते हैं या कुछ और क्लब में घूम आते हैं और सो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि नहीं, आप ये भी देखें कि आसपास हो क्या रहा है और क्या होना चाहिए। तो मैं अक्सर 3 चीज़ों का जिक्र करता हूँ। जो आपका सवाल है उसके जवाब में 3 चीज़ों का मैं जिक्र करता हूँ कि हमारे पास एक तो कहाँ से हमारे पास मटेरियल आता है, एक तो आप बीती होती है जो हम पर गुजरी, वो हमने लिख उतार दिया जी, है ना। एक आपकी बीती सामने आपकी बीती यानी समाज में क्या क्या हो रहा है, और थोड़ा सा इमेजिनेशन, तखय्युल जिसे हम कहते हैं। तो मैं उर्दू के बहुत ज़्यादा टफ वर्ड्स यूज़ करने से बच रहा हूँ, लेकिन वो आ जाते हैं। तो तखय्युल यानी इमेजिनेशन है। मैंने एक बात कही कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग माँ पर गज़लें लिख रहे हैं, बहुत लिख रहे हैं, ज़्यादा। मैंने कहा कि शब्द भी सुंदर हैं तेरे। देखिए, मैंने बिल्कुल अलग टॉपिक लिया है, माँ से रिलेटेड ही लिया। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मुझको कुछ नहीं होगा, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरी माँ जागती रहती है, भूखी रहती है जब तक मैं घर नहीं जाता। ठीक है, वो सब माँ करती ही है, सबकी माँ करती। आप क्या करते हैं माँ के लिए? तो मैंने 4 मिसरे 4 पंक्तियाँ यूँ कही थी कि शब्द भी सुंदर हैं तेरे, माँ भी तेरे पास है, और कुछ कविताएं भी अच्छी सी लिख लेता है तू। माँ तो तब भी थी दुखी, रोटी नहीं खाता था जब, माँ तो अब भी है दुखी, रोटी नहीं देता है तू। ये 2 स्थितियां हैं।
माँ तब दुखी थी जब तुम रोटी नहीं खाते थे, थे। तब तुम्हारे आगे पीछे घूमती थी। अब माँ एक कोने में है और तुम रोटी नहीं देते हो। तो ये हम, ऐसा नहीं है कि हम औरों को उदास करने के साथ खुद उदास नहीं होते, हमें भी तकलीफ होती है ऐसे शेर कहने में, लेकिन हम अपने आप को वो नहीं कर पाते कि हम इन सब चीज़ों से आंखें बंद करके और फिर एक ख्याली दुनिया में घूमते रहें। प्रेम की आपने बात की, प्रेम बहुत ज़रूरी हिस्सा है ज़िंदगी का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको बिल्कुल आप नलीफाई कर दें, नेगलेक्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो बहुत बहुत पर्सनल, बहुत ज़ाती, बहुत व्यक्तिगत हिस्सा। आपको वो देखना है जो समाज में हो रहा है, उसको आपको सामने लाना है। ज़बान की आपने बात करी, इन दिनों क्या है हमारी ज़बान? एक समय पे हिंदुस्तानी ज़बान जिसमें हिंदी और उर्दू होती थी जी, अभी उसमें अंग्रेजी भी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल हो गई। अब क्या हमारी जो नई ज़बान है वो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी है, तीनों मिक्स में चलती है? हमारी ज़बान वो है जिसको हिंदुस्तानी कहा गया, जो आम आदमी की समझ में आती है जी। मैं ज़बान का बहुत बड़ा पैरोकार रहा हूँ और ज़बान की पाकीज़गी के लिए लड़ता भी रहा हूँ। इवन मुझे मुजाहिदे उर्दू का अवार्ड मिला, यानी उर्दू के लिए युद्ध करने वाला, जिहाद करने वाला। जिहाद खराब लफ्ज़ नहीं है, खराब कोई बना दे वो अलग बात है, जिहाद तो एक धर्म युद्ध है। तो मुझे मुजाहिदे उर्दू कहा गया। तो ज़बान वो है जो आम आदमी तक पहुँचती है। मेरी गज़ल में एक शेर आता है कि सबको गले लगाने की आदत नहीं रही, अब इतना रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रही। अच्छा, अब आप ये देखिए, मैं उर्दू वाला हो के और इस शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। अभी मैंने बर्गर और पिज़्ज़ा का प्रयोग किया, है ना। तो ज़बान वो है। आज से वो ज़माना था जब मेरा शुरुआती दौर था, तब बड़ी सख्त उर्दू चला करती थी। खुश रंगिए अंदाज़े बयां सीख रहा हूँ, तहज़ीब व तमद्दुन है कहाँ सीख रहा हूँ, हर समत से आती हैं मुअत्तर सी हवाएं, जिस रोज़ से मैं उर्दू ज़बां सीख रहा हूँ। अब ये भाषा, हमारी भाषा इतनी सख्त चलती थी, और आज जो हम कहते हैं, आज हम बात करते हैं तो उस भाषा में बात करते हैं कि मेरे घर के कोने कोने को अक्सर महकाती हैं, दीवारों पर दरवाज़ों पर आंगन में छा जाती हैं, तंग तुम्हें लगता हो रास्ता तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे घर तो सारी खुशियाँ इस रास्ते से आती हैं। अब इसमें आप कौन सा लफ्ज़ है जो आपकी समझ में नहीं आया? सभी समझ में आ गए, है ना। तो ज़बान का तो ज़मान का ज़माने के साथ बड़ा संबंध है, वो बदलती रहती है। जैसा उस ज़माने में, इंग्लिश का हाल देख लीजिए, टेक्सटिंग की जो भाषा हो गई है बहुत शॉर्ट हो गई है, लोग समझने वाले समझ जाते हैं, कुछ लोगों को एतराज़ होता है कि यार आपने इसको बहुत बिगाड़ दिया। लेकिन अब वक्त की ज़रूरत है, कॉर्पोरेट जगत है उसकी ज़रूरत है, तो वो सब चलता है। बट अगर जैसे मैं मीडिया की ही बात करूं, टेलीविज़न या अखबार की, क्या उनकी जिम्मेदारी के दायरे में ये नहीं आता है कि वो उसको वैसे पेश करें, या उसकी जगह फिर दूसरे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें, या उनको जानकारी ही नहीं कि ये हम गलत भी लिख रहे हैं या बोल रहे हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने अभी कहा था आपसे बातचीत में कि ये जो भाषा का हमें संस्कार मिला है, ये बहुत लंबी यात्रा तय करके आया, बहुत लंबा सफ़र तय करके आया। हमें कोई इख्तियार नहीं पहुंचता कि हम अपनी मर्ज़ी से इसमें तोड़ मरोड़ करें। तो और दूसरी बात, मीडिया की आपने बात की, मीडिया बहुत से लोगों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। आप जो कुछ बोलते हैं और सामने वाला सुनता है, वो अपना लेता है। एक दिन यहीं एक अखबार की बात है लोकल, तो उसके जो एडिटर, चीफ एडिटर मेरे दोस्त थे, नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारा ज़ाती कोई मामला नहीं है, नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने लिखा कि साहब चक्राता रोड पर वन वे किया गया है और व्यापारियों ने इसकी खिलाफत की है। मैंने उन्हें कहा, फ़ोन करके बताया, तो मैंने कहा साहब, वो पहले मुझे घुमाने लगे कि नहीं साहब आप तो बहुत जागरूक है। मैंने कहा नहीं साहब, मुझे ये नहीं सुनना है, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि खिलाफत लफ्ज़ जो है वो विरोध में नहीं प्रयोग होता। खिलाफत लफ्ज़ खलीफा से बना है, सक्सेशन। एक हमारे प्रधानमंत्री थे कुछ टाइम पहले, मनमोहन सिंह जी थे, उनकी जगह मोदी जी आ गए, तो ये खिलाफत हुई, सक्सेशन, है ना। एक स्कूल का प्रिंसिपल रिटायर हो जाता है, उसको वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बनाते, वो खिलाफत है, खलीफा से बना है।
और इसके लिए मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब मैं आपसे ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सही लफ्ज़ जो है मुखालफत है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भाई व्यापारियों ने मुखालफत की, मैं सीधा आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। इससे दो बातों का जवाब आपको मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि भाषा क्या होनी चाहिए, मैंने उनसे कहा कि मैं आपको ये बताने के लिए भी फ़ोन नहीं किया कि मुखालफत सही लफ्ज़ है, मैं ये कहना चाह रहा, आप हिंदी का समाचार पत्र निकालते हैं, आप कहिए, सीधा लिखिए ना व्यापारियों ने विरोध किया, जरूरत क्या है? बिल्कुल, हाँ, वो जबरदस्ती भी घुसा देते हैं, जबरदस्ती। और वो खिलाफत आपने देखा होगा, बहुत से लोग मीडिया पर खिलाफत को इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिससे वो उसका बिल्कुल मतलब नहीं है। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात बोली और मेरे को इसी उसमें एक वाकया याद आया। जावेद अख्तर साहब एक बार कह रहे थे कहीं, बोले कि क्योंकि मैं जावेद अख्तर हूँ, मुस्लिम हूँ, तो बहुत लोगों को लगता है कि शायद जावेद नहीं, इनके भी नाम में नीचे नुक्ता लगा होगा। तो बोले कई बार लोग मुझे बोल देते हैं जावेद साहब आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। तो बोले जहाँ लगाना चाहिए वहाँ तो नहीं लगाते, जहाँ नहीं लगाना वहाँ जबरदस्ती का लग जाता है। मैं अभी एक जगह कहीं मेरी बात हो रही थी, तो वहाँ पर ये बात हुई कि साहब उर्दू का खात्मा नहीं होगा इस मुल्क से, उर्दू कहीं नहीं जा रही है। मैंने कहा साहब अगर आप इसको उर्दू समझते हैं कि खास खबरों का खुलासा सुनिए, तो मैंने कहा मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल। और जो बात आप कह रहे थे कि भाषा आगे जानी चाहिए, वो वाकई में, क्योंकि जिस तरह से हम अपनी एसेट्स को अपने आने वाली जनरेशन तक पहुंचाते हैं, हर आने वाली जनरेशन को हम बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा धन दे के जाते हैं, वैसे ही हम अपने संस्कार और जो सरोकार हैं हमारे, अगर वो देके जाएं और भाषा देके जाएं तो तभी वो आगे बढ़ेगी। अदरवाइज वो खत्म हो जाएगी तो खाली प्रॉपर्टी और धन का भी क्या कर लेंगे जब हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। उसके लिए तो भाषा चाहिए ही होगी। एक मजे की बात सुना देता हूँ। अभी आपने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बोला कि खत्म हो जाएगी, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप समाप्त बोल सकते थे, वो भी अच्छा लफ्ज़ है कि समाप्त हो जाएगी, वो भी अच्छा शब्द है। खत्म आपने बोला, बहुत अच्छा लगा। मुझे एक साहब ने कहा कि साहब आप बहुत परेशान रहते हैं, उनका इशारा शायद ये हुआ कि उर्दू एक स्क्रिप्ट के तौर पर, एक रस्मुल ख़त कहते हैं उसे, लिपि के तौर पर तो अब नहीं है। बहुत से लोगों ने उर्दू लिखना छोड़ दिया है, पढ़ना छोड़ दिया, चलो मानते हैं, लेकिन जो उर्दू के अल्फाज हैं, घर है, दफ्तर है, कमीज़ है, बर्फ़ है, फ़र्श है, ये तो हमारी ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़बान में शामिल हैं। तो शायद उनका ये मतलब रहा होगा। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप बहुत परेशान रहते हैं, उर्दू इस मुल्क से कभी ख़त्म नहीं होगी। मैंने कहा अभी हो गई ख़त्म। आपने ख़त्म बोल दिया तो ख़त्म हो गई ना ये। तो वो समझे या नहीं समझे मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोई भी भाषा आप अपनाएं, कोई भी भाषा अपनाएं, और ये तो हमारा तो डाइवर्सिटी का मुल्क है, इसमें बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, लिखी पढ़ी जाती हैं, समझी जाती हैं। तो इसमें हमें ये चाहिए कि इस फ्रंट पर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जिनकी बात को सुना जाता है, जो मीडिया में लोग हैं, किसी भी किस्म के मीडिया में लोग हैं। हिंदी भी उतनी ही अच्छी बोलनी चाहिए, अंग्रेज़ी भी उतनी अच्छी बोलनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन चलिए, जो वक्त बदल रहा। आप लिखते तो हैं गीत और गज़ल, गाते भी हैं क्या? कभी कभी तो आज हो सकता है थोड़ा सा जाते जाते अगर कुछ। उलझे से ख्यालात नहीं लिखे हैं, बिखरे से सवालात नहीं लिखे हैं, पूछते रहते हो क्यों हाल मेरा शाम सहर, क्या मेरे चेहरे पे हालात नहीं लिखे हैं, क्या मेरे चेहरे पे हालात नहीं लिखे हैं। क्या कहने जी। तो आप हमारे रेडियो स्टेशन में आए, हमें बड़ी खुशी हुई, और हमारे देखने वालों को मैं उम्मीद करता हूँ आज बहुत कुछ सीखने को देखने को मिला होगा। आपका अनुभव कैसा रहा हमारे ओहो रेडियो आने का? मैं आज पहली बार आपने याद किया
मैंने अपने साथियों से ज़रूर सुना था आपके बारे में, और मुझे बहुत इश्तियाक था, बड़ी जस्तजू थी कि मैं कभी चलूँ और आपसे मिलूँ। अच्छा लगा, और यकीनन मेरे सुनने वालों को मेरी कुछ बातों से हो सकता है इख्तिलाफ हो, कुछ सहमति ना हो, लेकिन ये तो समाज का हिस्सा है। मैं सबका इस्तेक़बाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये बातचीत, जरूर से हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरावधी के ऑफिशियल फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर से फॉलो करिए, ताकि आप तक और कमाल के इस तरह के लोग पहुंच सकें। ये है मेरावधी प्रेजेंट्स कलम से ओहो रेडियो का नया नवेला शो, खासकर जो कलम के कलाकार हैं उनके लिए। देखते रहिए ये शो। धन्यवाद।